नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम हकीकत क्या है। देश में मुसलमान वोटर को अपने पाले में लाने के लिए क्या क्या हो रहा है, किया जा रहा है, ये हम आपको आज बताते हैं। सुबह क्या होता है, शाम क्या होता है, दिन क्या होता है, रात में क्या होता है, बाजार में क्या किया जाता है, गली में क्या किया जाता है, मोहल्ले में क्या क्या किया जाता है, शहर और गांव में क्या होता है, इसकी सारी पोल पट्टी आज हम खोलेंगे। हैदराबाद और औरंगाबाद में महाराष्ट्र के असदुद्दीन ओवैसी मजमा लगाकर लोगों को क्या समझा रहे हैं और अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी क्या बता रहे हैं, इस रिपोर्ट के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक आप सब कुछ बहुत गौर से देखिएगा। एक ऐसी खबर जिससे मुस्लिम भाई तो सावधान होकर देखें ही, हिंदू भाइयों को भी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। मुसलमानों को डराने के लिए मार्केट में नया टूलकिट आया है। पुरानी दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों की गलियों में इसका ट्रायल चल रहा है। वीडियो रात का है, लेकिन आवाज साफ साफ आ रही है। कान लगाकर ध्यान से सुनिए। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और सुना आपने? मुसलमान भाइयों को डराने के लिए, मुसलमान भाइयों को भड़काने के लिए और मुसलमान भाइयों को उकसाने के लिए क्या क्या कहा जा रहा है। मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। मुसलमानों को डराने के लिए मौलाना की पूरी जमात रात में निकल रही है। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बार वक्फ बिल को औजार बनाया गया है। मौलाना ब्लूटूथ लेकर निकल रहे हैं, वो माइक और ईयरफोन लगाकर निकल रहे हैं। उन्होंने पर्चा छपवा लिया है, QR कोड भी बनवा लिया है। सरकार से लड़ने के लिए वो ईमेल को हथियार बनाकर आए हैं। मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए, चौराहों पर कैंप लगाए, कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय। मुसलमानों को डराने वाले टूलकिट का दूसरा औजार असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। जो काम गलियों में मौलाना कर रहे हैं, उसी बात को ओवैसी बड़ा लाउड स्पीकर लगाकर बड़े मंच से बोल रहे हैं, वो भी सबसे तीखी जुबान में। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबुवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को खत्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। गंदी नाली के कीड़े, शैतानी ताकतें, खत्म नबूवत के विरोधी ओवैसी ये सब किसे कह रहे हैं? क्या ओवैसी उनको शैतान कह रहे हैं जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बनाया? क्या ओवैसी उनको गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जेपीसी में भेजा और ओवैसी को भी मेंबर बनाया? या फिर ओवैसी उनको गाली दे रहे हैं जो उनकी बात नहीं मान रहे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ड्राफ्ट को अपने ईमेल से जेपीसी को नहीं भेज रहे? उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म।
हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, उसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। गली वाले मौलाना हो या फिर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले असदुद्दीन ओवैसी, ये जमात अकेली नहीं है। इस जमात के पीछे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी ताकत है। खर्चा और पर्चा दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। उस पर्चे पर गली गली में चर्चा लोकल मौलाना कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली की जिन गलियों में मौलाना रात में माइक लेकर निकल रहे हैं, वहां दिन में QR कोड वाला पर्चा चिपकाया गया है। मकसद वही है, मुसलमानों को डराना। इसको लेकर कुछ पोस्टर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील करते हुए दुकानों के बाहर लगाए गए हैं। इसके अलावा रैलियां या फिर एक तरीके से मुनादी कराकर भी लोगों को जागरूक इस सिलसिले में करने की कोशिश की जा रही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पर्चे जो लगाए गए हैं, उसमें लिखा है, बाकायदा लोगो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर लिखकर आदरणीय महोदय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा आप जानते हैं, संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में विचार मांगे हैं। एक सम्मानित नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम इस अवसर पर जेपीसी को अपनी राय जरूर बताएं। उससे बताएं, इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मजबूत, संगठित और सर्वसम्मत तरीके से राय देने का सिलसिला शुरू रहा है। अपनी दीनी, ईमानी, शरई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए अपनी राय अवश्य भेजे। ये QR कोड भी यहाँ पर लगाया गया है और नीचे मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, महासचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ लिखा हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी ने वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों से बात की है। जेपीसी ने शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम संगठनों के साथ चर्चा की है। अब जेपीसी ने आम जनता से भी राय मांगी है। उसी का फायदा उठाने के लिए लाउड स्पीकर निकाला गया है। दिल्ली में ट्रायल हुआ है, जल्द ही दूसरे शहरों में प्रैक्टिकल शुरू होगा। क्या आवाज कम होती है ना, शोर ज्यादा है पुरानी दिल्ली में, तो माइक लेके कर रहा है हल्का सा, लोगों को बता रहे हैं। लोगों को बता रहा है। रोजाना ऐसा हो रहा है? रोजाना तो नहीं, रात को होता है, क्योंकि पब्लिक जो है वो बेचारी काम करने वाली पब्लिक है, तो शाम को इकट्ठी होती है, तो शाम को करते हैं। समझ में क्या है, बस लोगों को पता लग रही है, जिसको पता नहीं है उसको बताया जा रहा है। रातों को रैली निकल रही है, बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड के लिए, भाई लिंक करो इसको। और ये हमारे चौधरी साहब हैं, ये बताएंगे। जो मसाजिद है, ये कब्रस्तान खानका है, ये इन चीज़ों के सगनामे ये खिलाफ है ये बिल। जब एक दफ़ा सगनामे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान हमारा बन गया एक दफ़ा, फिर उसके अंदर चेंजिंग क्यों करी जा रही है? ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी शहर शहर घूमकर माहौल बना रहे हैं। रात में हैदराबाद, तो दिन में औरंगाबाद। ओवैसी जबरदस्त एक्टिव हैं। हैदराबाद में वो शैतान और गंदी नाली के कीड़े रट रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर पहुंचते ही ओवैसी ने वक्फ में CAA और NRC घुसा दिया। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को शादी करने की आजादी भी नहीं दे रही। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता, शहरियत साबित करो। आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स जो शहरियत का कानून है, उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्जाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूं। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये। फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, मेहर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको ये देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को
एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर बनाई गई जेपीसी के मेंबर हैं। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल का विरोध कर रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी कानून की जानकारी रखने वाले बैरिस्टर भी हैं। ओवैसी चाहते तो मुसलमानों को वक्फ पर सही सही बात बता सकते थे। ओवैसी ईमानदार होते तो वो मुसलमानों को बताते कि देश के 32 वक्फ बोर्ड्स के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। इन 32 वक्फ बोर्ड पर गिनती के 200 लोगों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड में करप्शन और केस मुकदमे की शिकायत आम है। वक्फ संपत्तियों से गरीब मुसलमानों की मदद करने का दावा बस दिखावा है। वक्फ संपत्तियों का निजी हित में इस्तेमाल होता है। वक्फ बोर्ड के लोग अतिक्रमण कराकर किराया वसूलते हैं। लाखों करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों से सालाना 200 करोड़ से भी कम की आय दिखाई जाती है। ओवैसी ये सब नहीं कर रहे, वो नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर देगा, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते हैं। 4 साल पहले यही ओवैसी मुसलमानों को बताते थे कि सीए आ गया तो मोदी मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे। सीए आ गया तो मोदी मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। सीए आ गया तो मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक रह जाएंगे। सीए आ गया तो 20 करोड़ मुसलमानों से कागज मांगा जाएगा। 4 साल बाद ओवैसी मुसलमानों को समझा रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए मोदी मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे। वक्फ बिल के जरिए मोदी मुसलमानों की मस्जिद छीन लेंगे। वक्फ बिल के जरिए मोदी मुसलमानों के मदरसे छीन लेंगे और वक्फ बिल के जरिए मोदी मुसलमानों की पुश्तैनी जायदाद भी छीन लेंगे। कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीकेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीकेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा ये है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई, तुम नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार खदीमा में दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसार खदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। ऐसा ही बोलेगा हम मालिक तुम आउट। दरअसल किसी भी मुसलमान से कुछ भी छीना नहीं जा रहा। अभी तो यह बिल पार्लियामेंट में भी नहीं आया है। अभी तो जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार नहीं की है। रिपोर्ट तैयार होगी तो मेंबर के तौर पर उसे ओवैसी भी देखेंगे, लेकिन मोदी पर निशाना लगाना है, इसलिए वक्फ का बहाना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने वाला सबसे बड़ा मंच है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले इस संगठन के बारे में भी 2-4 मोटी मोटी बातें जान लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकारी संगठन नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गैर सरकारी संगठन है। इसका गठन इंदिरा गांधी के समय 1972 में हुआ था। इसे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बनाया, जिसका इकलौता मकसद शरीयत कानूनों की हिफाजत करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सिर्फ अशराफ यानी अगड़े मुसलमान हैं। पिछड़े या दलित मुसलमानों की पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसके बावजूद पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि वो देश भर के 20 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा है। लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबसे विजिबल मेंबर हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट खालिद सैफुल्लाह रहमानी को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तकरीर करनी हुई तो उनको भी ओवैसी ने ही अपना मंच दिया। इस कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है, और बदलना क्या, औकाफ की अमलाक को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अगर वक्फ का यह कानून मंजूर हो गया, खुदा न खास्ता, तो यह मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, और इस मुल्क के दस्तूर के लिए भी वो एक स्याह दिन होगा। आपको लगता होगा कि मुस्लिम लीडर इतने वोकल क्यों हो रहे हैं? वोकल होने के पीछे पॉलिटिक्स की हार्ड रियलिटी है। ओवैसी, मदनी, रहमानी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबरान को पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 303 वाली सरकार नहीं है, यह 240 वाली सरकार है। दूसरी रियलिटी यह है कि मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे नीतीश और नायडू की पॉलिटिक्स मुस्लिम वोट पर डिपेंडेंट है। मोदी कोई हार्ड लाइन लेना भी चाहे तो नीतीश और नायडू इसके लिए राजी नहीं होंगे। कौम के लीडर मुसलमानों को डरा कर रखते हैं जिससे वो बीजेपी को वोट न दें, बल्कि हमेशा बीजेपी को हराने के लिए ही वोट दें। ओवैसी की दिक्कत यह है कि उनके पास मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टी संगठन नहीं है। इसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास में जाकर लोगों को यह बता रहे हैं कि भारत में अब कोई भी नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. टेक्सास के डलास में राहुल आइडिया ऑफ इंडिया पर बोलते रहे, लेकिन बातों ही बातों में राहुल ने चीन की तारीफ कर दी। बीजेपी को वहीं से मौका मिल गया। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से साइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है? तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और साइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन साइना में डेमोक्रेसी नहीं है, साइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? अब पाकिस्तान को किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। चाइना को तो बिल्कुल नहीं करनी है ब्रांडिंग। अब तो उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हो गए। आखिर हों क्यों नहीं? उनके एनजीओ, उनके पैसे, उनके एग्रीमेंट, डोकलाम में हुई दुर्घटना के समय वीडियो वायरल होना, दुर्भाग्य है इस देश का एलओपी जाके भारत के बाहर भारत को गाली दे। कभी उन्होंने भारत का अपमान किया नहीं, करेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी वालों को कुछ बहाना होना चाहिए, हर टाइम ऐसी चीजें उठाते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए इतना तो किया ही है कि वो मुसलमानों को कांग्रेस के करीब लेकर आए हैं। कांग्रेस का ऑल इंडिया वोट शेयर 21% से ऊपर गया है, तो इसके पीछे राहुल गांधी ही हैं। मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस में राहुल की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। राहुल इसे पकड़ कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अब बात करते हैं खौफ की, भेड़िए के खौफ की। उत्तर प्रदेश में 2 महीने होने को आ गए, लेकिन जंगली जानवरों के हमले रुक नहीं रहे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। भेड़ियों का अटैक बहराइच से शुरू हुआ था, अब मैनपुरी पहुंच चुका है। बाघ के हमले लखीमपुर से शुरू होकर पीलीभीत पहुंच गए हैं। तेंदुओं के हमले भी सीतापुर से शुरू होकर के यूपी के बिजनौर तक आ गए। जंगली जानवरों के अटैक्स की खबरों की जैसे बाढ़ आ गई है। अभी सितंबर का पहला हफ्ता बीता है
और यूपी में वन विभाग के पास फोन कॉल के अंबार लग गए। हर रात कहीं ना कहीं से खबर आती है कि जंगली जानवरों ने हमला कर दिया है। इनमें से कुछ अफवाहें भी होती हैं। सियारों का वीडियो मोबाइल पर आता है तो लोग उसे भेड़िया कहकर फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन हकीकत है क्या? क्या यूपी में वाकई हाहाकार मचा हुआ है? एक रिपोर्ट देखिए। ऐसे ही तो भेड़िए की अफवाह फैल रही है। दिखे सियार और फैला दिया कि भेड़िए हैं। थोड़ी ही देर में मोबाइल पर ऐसे ही वीडियो पहुंच जाते हैं और लोगों में दहशत बढ़ जाती है। बहराइच और उसके आसपास के जिलों में यही हो रहा है। जैसे कि ये 9 सेकंड का वीडियो वायरल है। ये एक सड़क का वीडियो है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियां हैं और आगे लोग भी दिख रहे हैं। सड़क के किनारे सियारों का झुंड है। एक एक करके गिन लीजिए, कुल 7 हैं। और जो शख्स वीडियो बना रहा है वो वीडियो बनाते हुए कह रहा है कि यहाँ भेड़िए दिख रहे हैं। देखो गाइस, ये भेड़िया। अब जब 7 सियारों वाला वीडियो 7 भेड़ियों के झुंड के नाम से वायरल होगा तो लोगों के बीच कितनी दहशत होगी। और बहराइच में यही हो रहा है। इसी तरीके से ये पैनिक फैल रहा है। और ये पैनिक सिर्फ बहराइच तक नहीं है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। बहराइच के पड़ोसी जिले सीतापुर में भी भेड़िए, सियार और अब बाघ का भी आतंक है। और अब ये भेड़िया मैनपुरी में भी पहुंच गया है। यहाँ भेड़िए के हमले का मामला सामने आया है। पीलीभीत में बाघ का आतंक है। यहाँ बाघ हमला कर रहा है। लखीमपुर में भी बाघ का हमला हो रहा है। जंगली जानवरों का यह अटैक बिजनौर में भी दिखा है। यहाँ गुलदार का आतंक है। इसके अलावा बुंदेलखंड के झांसी में सियार इंसानों पर हमला कर रहे हैं। यानी इस वक्त यूपी के कम से कम 7 जिलों में जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं। कहीं अफवाहों की वजह से लोगों में दहशत है तो कहीं वाकई जंगली जानवरों का आतंक है। जैसे यूपी के बिजनौर में इन दिनों गुलदार के खौफ ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। गुलदार की दहशत ऐसी है कि शाम ढलते ही गांवों में सन्नाटा पसर जाता है। बिजनौर में गुलदार के हमले में पिछले 1.5 साल में 25 लोगों की जान चली गई है। बिजनौर में गुलदार के हमले के कुछ एरिया सिलेक्टेड हैं, जैसे कि नटहौर, रेहड़, नगीना, बढ़ापुर, अफजलगढ़। इन इलाकों में गुलदार अब तक हमलों में कई लोगों को मार चुका है। शाम व सुबह के समय खतरा अधिक रहता है तो छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग व औरतों को अकेले बाहर न जाने दें। विभाग स्टाफ आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। आपका सहयोग सबसे जरूरी है। आप खेतों में काम करने अकेले ना जाएं। 25 जाने के बाद बिजनौर में वन विभाग सक्रिय हुआ है। अब तमाम तरह के फैंसी इंतजाम हो रहे हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, लोगों को ऐसे ही लाउड स्पीकर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। लेकिन लोग डरे हुए ज्यादा हैं क्योंकि गुलदार कभी भी हमला कर दे रहा है। 4, 3, 6, 8 गुलदार की जो संवेदनशील गांव है, जो हमने एरिया मैपिंग किया है, उसके हिसाब से जनपद बिजनौर में अभी तो जो पिलाना वाला सेक्टर है वहाँ पर 14 गाँव को चिन्हित किया है। वहाँ पर हमारी डे नाइट राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। जन जागरूकता के भी कार्य हो रहे हैं। कितने गांव में पिंजरे लगे हुए होंगे इस समय? हमारे इसमें 42 पिंजरे लगे हुए हैं। और क्या ट्रैप कैमरे, ड्रोन कैमरे, इनकी भी मदद ली जा रही है? हाँ, ड्रोन का भी मदद ले रहे हैं, ट्रैप कैमरे का भी मदद ले रहे हैं। इसके बाद ब्लिंकिंग लाइट का भी ले रहे हैं, फॉक्स लाइट का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यूपी में जानवर और मनुष्यों का यह संघर्ष बहुत सी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इसमें न इंसान सुरक्षित हैं और न ही जानवर। लेकिन इसमें डराने वाला फैक्ट यह है कि हाल के दिनों में ये हमले ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक जिला है सीतापुर, जहां लगभग हर जंगली जानवर का हमला हो रहा है। यहां बाघ, तेंदुआ, सियार और भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। सीतापुर में महमूदाबाद और सिधौली में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। सदरपुर में भेड़िए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। इसी तरह से शरीफपुर में भेड़िए ने हमला करके 2 महिलाओं को घायल कर दिया। अब सीतापुर में गांव वालों को तेंदुआ भी नजर आया है। अन्य जानवरों के हमले में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जंगली जानवर इलाके में लोगों के पालतू जानवरों को भी निशाना बना रहे हैं। सीतापुर भी भेड़ियों के हमलों का गढ़ रह चुका है, इसीलिए लोगों के अंदर खासी दहशत है। यहां आदमखोर भेड़ियों ने 2012 में सिर्फ 2 महीनों में 35 बच्चों को मार डाला था। लोग अभी भी 2012 की वो दहशत नहीं भूले हैं और अभी भी हालात वैसे ही लग रहे हैं।
अब वन विभाग भी जागा है। 6 टीमें कॉम्बिंग के लिए बनाई गई हैं, 15 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं और पिंजरे भी सेटअप किए गए हैं। अब जंगली जानवरों के हमलों का सिलसिला पीलीभीत तक जा पहुंचा है। यहां आज बाघ के हमले में एक किसान की जान चली गई। बाघ उस किसान के शव को जंगल में भी घसीट कर ले गया था। यह पीलीभीत के बांसखेड़ा गांव की घटना है, जहां 60 साल के एक किसान केदारी खेतों में गए थे। ये खेत जंगल के इलाके से सटे हुए हैं। यहीं पास में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अचानक बाघ ने हमला किया और उन्हें मार डाला। बाघ केदारी के शव को जंगल में घसीट कर भी ले गया। तुरंत वन विभाग को भी सूचना दी गई। वन विभाग को आने में देरी हुई तो लोगों ने हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि यहां इस इलाके में बाघ पिछले कई दिनों से दिख रहा था, जिसकी सूचना भी दी जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज बाघ ने हमला कर ही दिया। खेत खाना खा के 10 बजे 10:30 बजे खेत पे गए थे। उनने घट्टा बांधा, खेत में घट्टा बांध रहे थे। शेर ने हमला कर दिया। हमला करके घट्टा बहुत सीधा खींचा, लहे चला गया। गाँव वाले चिल्लाने, पास में पड़ोसी थे वो खेत पे, वो चिल्लाने, तब गांव वाले फिर ट्राली से 2 ट्राली भर के गए हम लोग, तब उसके ढूंढ के लाए हम। हाँ, वन विभाग को बाद में पहुंची। ये केदारी लाल थे, ये वहाँ रखवाई करते हैं धान की। तो ये अपना रोटी रख के कमरे में वहाँ पे, और आगे थोड़ा पानी का घट्टा चल रहा था, वो इन्होंने बांधा। जैसे ही इन्होंने नीचे हुआ तैसे ही उन्होंने दबोच लिया। दबोचने के बाद जो संग में 1-2 आदमी और थे, उन्होंने फिर फोन करा। जब तक हम लोग पहुंचे तब तक उसे मार दिया। कहाँ मिला? थोड़ी अंदर मिला। भेड़ियों के आतंक से ये डर शुरू हुआ था। आदमखोर भेड़ियों ने बहराइच में लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। अब तक 10 लोगों को मार चुके हैं और कम से कम 40 लोगों को घायल कर चुके हैं। और अब भेड़ियों के हमले की खबरें मैनपुरी से भी आ रही हैं। मैनपुरी में एक लड़के पर रात को भेड़िए के हमले का मामला सामने आया है। चोटें ज्यादा नहीं आई, लेकिन फिर भी दहशत फैली हुई है, क्योंकि बहराइच की दहशत तो चल ही रही है। दोबारा आया था सर, और दोबारा वो मतलब आया तो दोबारा कम देख पाया। दुखारी में था, उसकी लाल आंखें चमकी और फिर उसके बाद नहीं देखा सर। लेकिन माहौल ये डरावना माहौल है सर, और डरावना माहौल है। सब लोग डर रहे हैं गांव में, और रात को जागते भी हैं। रात के 12-12 बजे तक साले बच्चों की देखभाल भी करने पड़ती है। भोरम में आओ, हाँ दोबारा आओ। हाँ तब देखो इतनी बड़ी बड़ी आँख है, खूब लाल। दोबारा फिर आया। क्या माहौल है गाँव में? अब गाँव में कहा भाई हड़बड़ करे, मतलब सब जने हड़बड़ाए रहे, डराए रहे हैं। मान लो अब जगह रात तक 12-1 बजे सब जने बैठे रहे। कॉलेज जगी है, हाँ अब कब तक जगी है। जब बहराइच से करीब 350 किलोमीटर दूर मैनपुरी में दहशत का ये हाल है, तो सोचिए कि बहराइच में क्या होगा। बहराइच में अपडेट ये है कि आदमखोर भेड़िए या भेड़िया पिछले कई दिनों से भूखे हैं, इसीलिए लग रहा है कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी टीमें लगी हैं, दिन रात गांव वाले भी इन्हें खोज रहे हैं, लेकिन ये भेड़िए किसी को नहीं मिल रहे। ये भेड़िए कहां छिपे हुए हैं? बहराइच में हमारी टीम ने इन्हीं भेड़ियों की तलाश की। बहराइच के सिकंदरपुर में लोग लगातार खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पर पता लगा है कि ये जो जंगल है, ये जो सिकंदरपुर इलाका है, यहां पर आगे जाके घने जंगलों के अंदर कुछ और मांदे देखी गई हैं। और गांव के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने यहां पर रात में भी भेड़ियों की आवाजाही महसूस की है, उनकी आवाजें सुनी हैं। और यही वजह है कि जो गांव के लोग हैं वो इस तरीके से अपने साथ लाठी डंडे दराज जो हैं वो लेकर अब जंगल की तरफ, उन मांदों की तरफ जा रहे हैं, जहां पर इन लोगों को शक है कि भेड़िया यहीं कहीं पर छिपा हो सकता है। 2 भेड़िए, एक लंगड़ा और साथ में उसका एक और साथी है, ये दोनों भेड़िए इसी गांव के आसपास जंगलों में हैं। हम इन तमाम गांव के लोगों के साथ चलेंगे और वहां पर कुछ नई मांदे जो यहां पर देखने को मिली हैं उन्हें तलाशने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप मौसम की तरफ देखेंगे तो मौसम बारिश का मौसम है, और यही वजह है कि ड्रोन कैमरे वन विभाग की तरफ से नहीं उड़ाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन आज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इंडिया टीवी की टीम जो है गांव के लोगों की मदद से कोशिश कर रही है घने जंगलों के बीच वहां पर जाने का, जहां पर भेड़ियों की आवाजाही देखी गई है। आप देखेंगे इस तरीके से कटीले तार हैं और पूरा दलदल का ये इलाका है। इन घने जंगलों में साथ ही जो गन्ने के खेत हैं वहां से होते हुए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों पर पहुंच सके जहां पर भेड़िए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये भेड़िए लगातार इसी इलाके में घूम रहे हैं। यहाँ गांव वाले भी उन्हें देख रहे हैं। गांव वालों ने कल भी यहाँ 2-2 भेड़िए देखे थे।
गांव वाले हमें उन मानों के पास लेकर गए। आप देखेंगे इस वक्त हम भी इन्हीं गन्ने के खेतों में होते हुए गांव के लोगों की मदद से उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वन विभाग अब तक नहीं पहुंच पाया है। ये आप देखिए, यहां पर आप लोगों ने क्या यहां पर हाल फिलहाल में सुना है कि भेड़िए यहां हो सकते हैं गन्ने के खेतों के आसपास? अरे कल शामों का दिखान है, बिल्कुल जब बिल्कुल अंधेरा हो गया है तो ऐसे एक आगे आगे एक पाछे से ऐसे आवा है गन्ना मई का। मतलब दोनों भेड़िए जिनकी तलाश है यहीं कहीं देखे गए? हाँ, यही देखे गए हैं। यह खेते यह बाग से ऐसे सीधे खेते में प्रवेश की और तुरंत हम उत्थे खड़े रहन भाग लिया। तो मांद यहाँ पर कहाँ बताई? 2-3 बार रुका। हाँ। तो यहाँ जो हमने पहले मांदे देखी थी पीपल के पेड़ के नीचे, और भी मांद है? और है, ये देखो नई, ये हम बैठा था, आओ दिखाई। तो देखिए कुछ नई मांद जो है वो पता लगी है गाँव के लोगों को। गांव वाले हमें उन मानों के पास लेकर गए जहां इन भेड़ियों की रिहाइश होती है। हम देखकर हैरान थे कि यहां हमें भेड़ियों की 2 मांदें दिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन मानों के बारे में यहां वन विभाग को भी नहीं पता है। वन विभाग ने यहां कोई कैमरे नहीं लगाए हुए हैं, तो क्या भेड़िए रात में इन्हीं मांदों में आकर छिप जा रहे हैं? एक सिकंदरपुर गांव के अंदर बेहद घने जंगलों में कटीले तारों से होते हुए हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर एक और मांद जो है वो यहां पर देखी है गांव के लोगों ने। और इनका कहना है कि इन्हीं गन्ने के खेतों से होते हुए ये जो जंगल है यहां पर देखा गया है भेड़िया, और रोज रात को यहां पर भेड़िया देखा जाता है, लेकिन वन विभाग के लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देखेंगे तो गांव के लोग जो इसके अंदर डंडा डाल रहे हैं, 6 फीट का डंडा इस पूरी मांद के अंदर जा रहा है, जिससे पता लग सकता है कि भेड़िए कितनी गहरी मांद बनाते हैं ताकि वो लोग यहां पर रुक सकें। ये कितनी गहरी मांद है, यहीं पर आता है भेड़िया? 6 फीट का डंडा चला गया है और अभी 8 फुट हो गया है। यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह नहीं लगाया है? यहाँ पर कैमरा नहीं लगा है। हाँ, कैमरा यहाँ पर लगवाए। इसमें हम कल शाम को भी देखे हैं आते हुए खेत से। बाग से आया है, एक आगे था एक पीछे था भेड़िया। हाँ, वो मतलब आगे वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा था, मतलब इतना बड़ा लंगड़ा रहा है और उससे तनी हल्का वो छोड़ रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है आसपास यहीं कहीं है भेड़िया? बिल्कुल 100% है। तो देखिए इस तरीके से गहरी मांद है जिसमें 6 फीट का डंडा जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा अंदर जा रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज है कि भेड़िया हमला करने के बाद ऐसी मांदों में बहुत अंदर तक चला जाता है, जिसको निकालना भी संभव नहीं है, और मौका पाते ही वो दोबारा से निकलता है और उसके बाद वो अपना नया शिकार तलाशता है। कोशिश लगातार ये की जा रही है। तो देखिए एक दूसरी तरफ भी यहाँ पर मांद है, यानी कि बिल्कुल जो पुराने पेड़ हैं जंगलों के बीच में मांदे यहाँ पर बनाई हुई हैं, और यहीं पर मूवमेंट जो है, गांव के लोगों का कहना है कि रात को दोनों भेड़िए, एक बड़ा और एक छोटा भेड़िया जो है यहाँ पर लोगों ने देखा है। आपने भी देखा यहाँ पर भेड़िए आसपास कहाँ दिखे जाते हैं भेड़िए? वही इधर बगीचे से होके इधर को आता है। तो रात में आप लोग कैसे सोते हैं? परिवार की चिंता रहती है रात में? नहीं, चिंता रहती है। देखते क्या करते हैं फिर आप लोग? बस लाठी डंडा लेकर बाहर बैठते हैं। तो अपने आस्ते सास्ते औजार से मजबूत होके वहाँ 2-4 लोग अइबे साथे, बस अकेले ना आए थे, अकेले ही बहुत डर लागत है। लेकिन यहाँ तो हमें भेड़िए मिले नहीं। इस बात के पुख्ता सबूत जरूर मिले हैं कि ये 2 मांदें भेड़ियों की ही हैं। बाहर से भले ही ये छोटी मांदें दिख रही हों, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ी हैं। इन मांदों के अंदर भेड़ियों का पूरा झुंड आराम से रह सकता है। अब हमारी टीम यहीं पास में ही भेड़ियों की दूसरी मांदों की तरफ गई, जहां वन विभाग की तरफ से कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन यहां इन कैमरों में भी भेड़िए कैप्चर नहीं हुए। सिकंदरपुर में घने जंगलों में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जंगली जानवर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अब आप देखेंगे दोपहर में तलाश कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर भेड़िए की मूवमेंट देखी गई है और लोग चिल्लाते हुए, अलग अलग आवाज निकालते हुए, क्योंकि खतरा यहाँ सबसे ज्यादा रहता है। तो आप आवाज सुनिए सबसे पहले। तो ग्रुप में जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को पता लगा है कि देर रात दोनों भेड़िए यहीं पर देखे गए थे, इसी वजह से लोग ग्रुप में तेज तेज आवाजें निकाल रहे हैं ताकि अगर भेड़िया यहां पर हो तो वो अचानक से हमला ना कर दे। तो हमने आपको जो मांदे दिखाई थी, ये बताया जा रहा है, जो हमने अभी आपको नई मांद दिखाई है वहां पर, और उसके अलावा ये जो मांद है, करीब 7 मांद है यहां पर पीपल के पेड़ के नीचे, और यहां पर भेड़िया रात को पहुंचा था, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। यहां पर थर्मल कैमरे जो हैं वो भी वन विभाग ने लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी मूवमेंट जो है वो वन विभाग ने कैप्चर नहीं करी है। वन विभाग कुछ नहीं कह पा रहा है। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे एक बार बात करेंगे।
ये बताइए कि जो ये मांद है यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कल रात भी यही मूवमेंट था? शाम का वहाँ बगियम देखान न है, ये लंगावा रहा है लेके दो संगे रहा है कल शाम के यहाँ। हम लोग कुटुम्ब और एक जने और 3 जने देखा है बगिया में यहाँ तक वैसी बा हम सब बंधा चाली है। तो दोनों भेड़ियों को देखा गया है, ये कैमरे यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये जो आप बांध देख रहे हैं, जो मांद है, ये भेड़ियों की मांद है। इनके अंदर ये गांव वालों का कहना है कि देर रात दोनों भेड़िए, जिसमें एक लंगड़ा है और एक तगड़ा भेड़िया है, ये दोनों भेड़िए जो हैं अलग अलग है। जितनी मांद आपको दिखाई दे रही हैं, रात को यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर पहुँचकर वो लोग अपनी मांद के अंदर छिप जाते हैं। और यही वजह है कि मांद में छिप जाने की वजह से, और मौसम अगर आप देखेंगे तो फिलहाल बारिश हो रही है। आज वन विभाग जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन मौसम की वजह से नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर लोगों के बीच में दहशत तो है, लोग डरे हुए भी हैं। उन्हें यह डर लग रहा है कि अब इतने दिन हो गए और भेड़िए ने अटैक नहीं किया तो अब अटैक जरूर करेगा। दूसरी तरफ वन्यजीव एक्सपर्ट्स को बहराइच की इन घटनाओं से भेड़ियों के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भेड़ियों के बारे में सच कम और अफवाहें ज्यादा फैल रही हैं। तो अभी क्या जो छोटी बड़ी घटना है सब भेड़ियों से जोड़ना, तो ये सब जो है हम तो ये कह रहे हैं भेड़िया तो काल बाद में बनेगा। पूरी जो मानव जाति है, खास करके जो जनपद में लोग हैं और पूरा जो हमारे मीडिया बंधु भी हैं, उसमें मतलब काफ़ी लोग इसको निगेट भी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ये अफवाह है उसमें कहीं ना कहीं उसको हवा मिल रही है और उससे क्या हो रहा है कि लोग मतलब जो है वो भेड़ियों के ऊपर काल बने हुए हैं। मतलब कुछ आपके पास आखिरी बच गए हैं, रेमनांट्स हैं ये, जो आपके प्योर ब्रीड का, प्योर लिनियज का स्पीसीज है, जिससे पूरी दुनिया में ये फैले। वहाँ उनके अपने ही घर में उनके ऊपर सामत आई हुई। इंसान और जानवर के संघर्ष की बहस यहीं आकर रुक जाती है। इंसान जानवरों के हैबिटेट यानी उनके रहने की जगहों पर अतिक्रमण करता है तो जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ आते हैं और फिर इंसानों पर हमला होता है तो जानवरों को ही पकड़ा और मारा जाता है। पहले ही बहुत से जानवर ऐसे ही संघर्ष की वजह से विलुप्त हो चुके हैं और अब वन्यजीव एक्सपर्ट्स को लगता है कि भेड़ियों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है।